मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखते हैं आज फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में। फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ना है आज। ऑल ओवर द टॉपिक वी विल डिस्कस। तो यहाँ पे शूट सिस्टम है, जो कि पौधों में शूट सिस्टम है। पत्ते होते हैं, उनमें स्टेम होती है और जो कि और साइल के अंदर रूट होती हैं। तो उसमें रूट है जो वो क्लोरोफिल के बगैर होती है, उसमें क्लोरोफिल का कोई मसला नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो बेसिकली वो ऐसे ही है। लेकिन शूट में क्या होता है, लीफ होते हैं, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट किस वजह से होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल ही है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, सालवाल है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर साइटोसोल है वगैरह वगैरह। ये एक सेल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के ग्रेना होते हैं जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से लिपटे होते हैं और ये इसको सिंगल को ग्रेनम कहते हैं और मल्टीपल को ग्रेना कहते हैं। इसके ये ग्रीन कलर का जो लाइट ग्रीन है वो स्ट्रोमा शो हो रहा है और थाइलाकोइड जो है मेम्ब्रेन वो इनसाइड उसके अंदर ल्यूमन होता है। तो सबसे पहले हम तो ये इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो थाइलाकोइड डबल मेम्ब्रेन होती है और जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि लाइट को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन की रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है लाइट की इस्तेमाल होते हुए। वो फोटोलाइसिस पानी की जो पानी का मॉलिक्यूल है वाटर का, उसकी लाइसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बनती है और शुगर बनती है और ATP NADPH। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, ये एक ग्रेनम है जिसको के अंदर ल्यूमन है और स्ट्रोमा के अंदर ये होता है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इस तरह की दिखती है, जो कि जिग जैग तरीके से होती है और जिसके ऊपर कैरोटीनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सेंथोफिल और दूसरे एल्गी में जिस तरह हम बात करते हैं और बैक्टीरिया वगैरह के जो ऊपर लेयर होती हैं उसके अंदर डिफरेंट कलर की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की बात। जस्ट हमने कैराटीन की बात नहीं करनी, कैराटीन भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये है फाइटोल टेल और ऊपर पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग जो है मैग्नीशियम का उसका सेंट्रल यूनिट होता है और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है उसमें मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में का CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है जो कि फार्मूले में शो हो रहा है, वीडियो पास करके आप देख सकते हैं। अब इधर क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल इज़ द लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट विच अब्जॉर्ब द लाइट फॉर लाइट एनर्जी conversion into chemical energy। सो द केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होती है। तो ये देखें एक ल्यूमन है जिसके अंदर ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है। किस तरह, इस तरह ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, वाटर की फोटोलाइसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। वाटर की फोटोलाइसिस से फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP और NADPH बनेगा। किस तरह बनेगा हम अभी देखते हैं सारा किस तरह सब प्रोसेस होता है। तो ये कैल्विन साइकिल है जिसमें शुगर प्रोड्यूस होती है। इस तरह कैल्विन साइकिल में शुगर प्रोड्यूस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो कैप्चर कर ही लेता है प्लांट फ़ज़ा में से। तो ये बैक्टीरिया है, हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया यूज़ विदाउट क्लोरोप्लास्ट, इट मीन्स बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ना होने की ही वजह से क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना ऐसे ही पिगमेंट पड़ा रहता है जिस तरह मैग्नीशियम है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है और सल्फ़र प्रोड्यूस होती है बजाय ऑक्सीजन के।
बैक्टीरिया में। और जो है ऑक्सीजन हमेशा वाटर से निकलती है, तो इसमें वाटर नहीं यूज़ होता बल्कि सल्फ़र यूज़ होती है। और हायर प्लांट में वाटर इस्तेमाल होता है, जिस तरह एलजी है और दूसरे वगैरह वगैरह। तो इसमें हम बात करते हैं आगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसे कीमी ओस्मोटिक फोटोफास्फोराइलेशन के नाम से पुकारा जाता है। तो कीमियोस्मोटिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पे, जो कि लाइट ऑब्ज़र्व करता है 700 नैनोमीटर में। और 700 नैनोमीटर में जब लाइट ऑब्ज़र्व करता है तो इसमें NADH कन्वर्ट हो जाता है सॉरी वाटर में, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनमें इनका एक फंक्शन होता है कि जो होते हैं ना प्रोटॉन, वो स्ट्रोमा से, ऊपर स्ट्रोमा है और नीचे ल्यूमन है, तो स्ट्रोमा से कैप्चर करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नीचे से फोटोलाइसिस से जो वाटर टूटा है उससे लेके प्रोटॉन जो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है प्लास्टोक्वानीन। प्लास्टोक्वानीन फिर रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोक्वानीन H2 में, डाईहाइड्राइड में। और ये जो प्लास्टोक्वानीन डाईहाइड्राइड में रिड्यूस हो जाता है तो फिर प्लास्टोक्वानीन क्या करता है कि प्लास्टोक्वानीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन, किसको, साइटोक्रोम की तरफ। और साइटोक्रोम में BEF साइटोक्रोम के नाम से जाना जाता है, इसे BEF कहते हैं साइटोक्रोम, जो कि कम्प्लेक्स है, प्रोटीन की चैनल लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है। तो वो आगे प्लास्टोसायनिन को दे देता है और जो प्रोटॉन होते हैं वो इनसाइड मूव कर जाते हैं। इनसाइड मूव होने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है प्रोड्यूस, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होने की वजह से इनसाइड कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है तो मसला ये होता है कि अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है फिर लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 में। अब प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा फोटो सिस्टम 1 को, फिर फोटो सिस्टम 1 एक्साइट करेगा, किस तरह, 680 नैनोमीटर की लाइट ऑब्ज़र्व, वेवलेंथ की लाइट ऑब्ज़र्व करके फोटो सिस्टम 1 जो है वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, किसको करेगा, वो करेगा फेरिडॉक्सिन को। और फेरिडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को आगे देगा NADP प्लस रिडक्टेज को, रिडक्टेज एंजाइम को, जो कि NADP प्लस की कन्वर्जन कर देगा NADP प्लस H में। और NADPH की कन्वर्जन होने की वजह से प्रोटॉन और ही कम होते जाएंगे, और जितने और ज़्यादा कम होते जाएंगे उतना ही अंदर में बढ़ते जाएंगे ल्यूमन के अंदर। और बहुत ज़्यादा प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से कोई चैनल नहीं है गुजरने का, लेकिन एक चैनल है जिसे कहते हैं ATP सिंथेटेस, इसे एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 F0 और F1 पार्टिकल हैं। और अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड एप्सिलॉन इसका यूनिट है। आगे जो है टेल है जो ऊपर की तरफ है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन पंप होते हैं ऊपर की तरफ और ATP बनती है, NADPH भी बन गया और ATP भी बन गई। जो किस तरह बनी है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट समझते हैं कि क्या आगे नेक्स्ट होता है। तो ये है फोटो एक्साइटेशन, आ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन कॉल्ड द स्टैक-आइंस्टाइन लॉ। इसमें क्या होता है कि एनी मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब ऑन वन प्रोटॉन एट अ टाइम एंड दिस फोटोन काज एक्साइटेशन ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होके एब्जॉर्ब करता है एक फोटोन, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। जितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। तो यहाँ पे तो एग्जांपल दी जाती है एक इलेक्ट्रॉन की, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये याद रखें। और ये आगे हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन, कैरोटीन की एब्जॉर्प्शन। और तो इसमें क्या होता है कि एक 400 नैनोमीटर में कितनी होगी रेंज, और क्लोरोफिल ए जो है वो
कहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा करेगा, वर्क करेगा, और जो है 700 नैनोमीटर की लाइट पे क्लोरोफिल ए वर्क करता है, और क्लोरोफिल बी जो है मैक्सिमम 480 की रेंज पे जो है नैनोमीटर लाइट की में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्ज़ॉर्ब करता है। कलर में क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है वो इतनी लाइट अब्ज़ॉर्ब करता है। ब्लू वायलेट टू रेड जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होती है। किस में? वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट अब्ज़ॉर्ब करता है, ब्लू। तो आप इस ग्राफ को रोक के भी देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या ज़ाहिर हो रहा है, उसमें तो कैराटीन के बारे में बात की है। कैराटीन ज़्यादा जो है 500 नैनोमीटर की लाइट पे अब्ज़ॉर्ब करती है रेड पिगमेंट, और हाँ, क्लोरोफिल ए जो है वो 700 से 680 की रेंज पे, और क्लोरोफिल बी जो है वो 480 की रेंज में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये है कि वेवलेंथ जो है वो बेसिकली मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन या फोटोसिंथेसिस किस जगह पे होती है, तो 480 से लेके 480 में से लेके 700 से पीछे पीछे जितनी भी है लाइट, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो उसमें मिनिमम में 580 की रेंज पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि क्या है, वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम। तो लाइट की वेवलेंथ के लिहाज से जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, वो 700 के करीब ज़्यादा होती है, और 400 से आगे आगे ज़्यादा होती है, लेकिन 600 से पीछे और 500 से आगे की रेंज में सबसे कम होती है। तो ये याद रखें। अब ये नेक्स्ट क्या करना है, हमने बात करनी है इसमें एक वाटर के दो वाटर के मालिक्यूल जब प्लास्टोक्वानीन के साथ अटैच होते हैं तो लाइट की मौजूदगी में फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और टू प्लास्टोक्वानीन के मालिक्यूल H2 कैरी कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेते हैं, और ये प्लास्टोक्वानीन H2 आगे चल के आयरन सल्फ़र प्रोटीन के साथ साइटोक्रोम F के साथ जाके फिर आगे प्लास्टोसाइनिन को थ्रो कर देते हैं, और ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 की तरफ लेके जाते हैं, और 1 से NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम NADPH बना देता है, और जो प्रोटॉन है वो ATP बना देते हैं ATPase से। तो ये है एक फंक्शन जिसमें लाइट रिएक्शन होता है, और इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज़ नॉट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में भी हमें बात करनी है, तो सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जी स्कीम जो है उसके बारे में तो बात कर लें, जो कि मैकेनिज़्म समझाया जाता है आम तरीके से, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। उसमें क्या होता है कि ये एक फोटो सिस्टम 2 है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ADP कन्वर्ट इनटू ATP हो जाता है। अब देखना है कि फोटो सिस्टम 2 में आगे जो नेक्स्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखें वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स है, तो इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और इस कम्प्लेक्स में, और एक मॉलिक्यूल जो है वो आगे जो है वो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और दो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किए जाते हैं इस रेंज पे। ये याद रखें। सॉरी, यहाँ पे 680 नहीं बल्कि 700 आता है, तो ये चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आता है फिर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जिसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाते हैं इस लाइट पे, इस रेंज पे, लाइट की रेंज पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाते हैं और एक्साइट होते हैं। इस रेंज पे अगर ना होगी नैनोमीटर में लाइट 700 नैनोमीटर में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे फिर नेक्स्ट थ्रो होता है फियोफाइटिन को, प्लास्टोक्वानीन से साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स को, और इसी तरह ये अपनी एनर्जी खोता जाता है। जैसे ही एनर्जी खोता जाता है अपनी, तो कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी वही इस्तेमाल कर लेता है। वैसे आपको समझाने के लिए, वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपने समझ लिया, तो ये आप सिंपली समझ लें
इसमें क्या होता है कि कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एडीपी से एटीपी बनाता है, जिसे कहते हैं कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे आगे क्या होता है, प्लास्टोसायानिन जो है वो थ्रो करता है इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 में। फिर अगेन जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 1 में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं और फोटोन जो है उसमें 680 है बजाय इसके के 700, क्योंकि मैंने गलत उस पर लिखा है तो ये चेंज कर लीजिएगा। तो मैं पेपर पे भी चेंज कर दूंगा, अगर आपने पेपर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो ये देखें आप, फेरोडॉक्सिन है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फेरोडॉक्सिन को देता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे नेक्स्ट मिलते हैं NADP प्लस रिडक्टेज को, और NADP प्लस रिडक्टेज जो है वो ऐसे ही 2 NADPH बना लेता है एक वाटर के मालिक्यूल के टूटने से। अब देखते हैं कि ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। याद रहे नॉन साइक्लिक, क्योंकि साइकिल नहीं है, और फोटो का मतलब है लाइट, फास्फोराइलेशन का मतलब है कि एटीपी सिंथेसिस। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अगर NADPH बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरत नहीं है, फिर ATP प्रोड्यूस होती रहे ना, वो तो ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके फियोफाइटिन के पास चला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, तो फियोफाइटिन फिर अगेन उसको रन करती है और फिर कीमियोसोमोटिक सिंथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जो कि एक प्रोटीन कंपाउंड फियोफाइटिन, प्लास्टोक्वानिन, साइटोक्रोम बी एफ कम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन को थ्रो होती जाती है, जो कि प्रोटीन चैनल होते हैं जो कि आगे इलेक्ट्रॉन को थ्रो रन करते जाते हैं। और ये इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोता जाता है, तो उसकी वजह से यही वजह होती है ना। तो आगे फिर ये एटीपी डार्क रिएक्शन में, जिसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटीपी और NADPH तो लाइट से बने हैं ना, तो वो डिपेंड तो करता है ना, लेकिन इंडिपेंडेंटली डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से अब कैल्विन साइकिल की बात करते हैं। कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके RUBP राइबोलोज बिसफास्फेट के 3 मालिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होते हैं तो सबसे पहले राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट में होता है ना, तो ATP बनती है ना, तो उसके बाद राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट बनता है। राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट RUBP की फॉस्फोरिलेशंस की वजह से होता है। और आगे क्या होता है, इसमें से 3 फास्फोग्लाइसरेट के मालिक्यूल 2 बनते हैं, और 2 का मतलब है कि 6 बन गए, तो 6 का मतलब 3 हो गए, तो इस तरह। तो 6 मालिक्यूल अगर बन गए हैं तो 3 फास्फोग्लाइसरेट में ATP यूज़ होकर ADP में कन्वर्ट हो जाती है, और 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाती है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। और ये आगे NADPH से NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है और फास्फेट ग्रुप हो जाता है। इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट हो जाता है। तो जिसमें ग्लाइसर एल्डिहाइड है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है, जिससे तो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में जो कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया है, जिसमें 3 मालिक्यूल कार्बन के हैं और 1 फास्फोरस का है। तो ये क्या है, ये आगे नेक्स्ट चल के ग्लूकोज और वगैरह प्लांट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है वो आगे बनता है इस तरीके से, जिसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो G3P की वजह से चलती हैं। तो G3P से आगे फिर दोबारा RUBP के 3 मालिक्यूल दोबारा बन जाते हैं, इसे रीजनरेशन कहते हैं। और इसे रीजनरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोबारा वही मालिक्यूल बन गया, और इसे फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और रिडक्शन से रीजनरेशन होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and watch another video.